इस विस्तृत विश्लेषण में स्वागत है। आज की हमारी इस विशेष चर्चा का मिशन वित्तीय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल फ्रीडम की मानसिकता को डिकोड करना है। ये एक बहुत ही अहम विषय है। बिल्कुल। हमारे पास जो नोट्स और रिसर्च हैं वो मुख्य रूप से उस विचारधारा पर आधारित हैं जिसने पूरी दुनिया के सोचने के तरीके को चुनौती दी है। हाँ, विशेषकर रॉबर्ट कियोसाकी के जो रिच डैड पुअर डैड के सिद्धांत हैं उन पर। सही कहा। इस पूरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि आखिर अमीर लोग पैसे के बारे में ऐसा क्या जानते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग बिल्कुल नहीं जानते, और कैसे कोई भी व्यक्ति पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करना सिखा सकता है। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये जानकारी केवल कुछ आर्थिक नियम नहीं है, बल्कि ये एक पूरा जीवन दर्शन है कि समाज पैसे को किस नजरिए से देखता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि ये विषय केवल चंद रुपए ज्यादा कमाने के बारे में है ही नहीं। तो फिर ये किस बारे में है? देखिए, ये उस गहरे मनोवैज्ञानिक और ढांचागत अंतर के बारे में है जो पीढ़ियों की वित्तीय स्थिति तय कर देता है। मतलब पीढ़ियों तक का असर। बिल्कुल। जब हम इन विचारों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि वित्तीय संघर्ष अक्सर पैसे की कमी के कारण नहीं होता। तो क्या ये जानकारी की कमी है? हाँ, ये वित्तीय शिक्षा यानी फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी के कारण होता है। ये पूरी तरह से एक मानसिकता का खेल है। मतलब सोच का एक छोटा सा बदलाव किसी भी इंसान के पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। एकदम सही। इसी मानसिकता को समझने के लिए हमें उस मूल कहानी से शुरुआत करनी होगी जो इस पूरी थ्योरी की नींव है। वो दो पिताओं वाली कहानी है ना? हाँ, ये कहानी दो पिताओं के इर्द गिर्द घूमती है। दो अलग अलग दुनिया और दो एकदम विपरीत नजरिए। एक तरफ पुअर डैड है और दूसरी तरफ रिच डैड। बिल्कुल। पहले हैं पुअर डैड जो उच्च शिक्षित हैं, उनके पास एक बड़ी डिग्री है, एक स्थिर और सम्मानित सरकारी नौकरी है। लेकिन फिर भी वे जीवन भर आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं। हाँ, क्योंकि उनकी सोच बहुत ही पारंपरिक है। वे कहते हैं कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड्स लाओ, एक सुरक्षित नौकरी पाओ और आराम से जीवन बिताओ। और दूसरी तरफ जो रिच डैड हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, शायद 8वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़ चुके हैं, लेकिन आर्थिक रूप से वे अपने शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाते हैं। क्योंकि उनकी सोच एकदम अलग है। वे कहते हैं कि सीखो कि पैसा कैसे काम करता है। उनका मानना है कि इंसान को पैसे के लिए काम नहीं करना है, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाना है। इन दोनों की सोच में जो जमीन आसमान का फर्क है वो सच में इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। और ये फर्क सिर्फ उनकी बातों में नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये उनके रोजमर्रा के व्यवहार में भी झलकता है। उदाहरण के लिए, जब कोई महंगी चीज खरीदनी होती है तो पुअर डैड की प्रतिक्रिया क्या होती है? वो शायद कहते होंगे कि मैं ऐसे नहीं खरीद सकता। एकदम सही। और ये एक ऐसा वाक्य है जो दिमाग को सोचने से रोक देता है। दिमाग एकदम बंद हो जाता है। लेकिन रिच डैड कहते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। और ये एक सवाल है जो दिमाग के दरवाजे खोलता है। हाँ, ये इंसान को समाधान खोजने के लिए मजबूर करता है। यही विरोधाभास उस चीज की नींव रखता है जिसे रैट रेस या चूहों की दौड़ कहा गया है। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर कोई इंसान एक सुरक्षित नौकरी चाहता है, महीने के अंत में एक फिक्स सैलरी चाहता है, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि समाज में हर कोई तो यही चाहता है। एक स्थिर जीवन की चाहत को रैट रेस क्यों कहा जा रहा है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। सुरक्षित नौकरी चाहने में सच में कोई बुराई नहीं है, लेकिन समस्या उस मनोवैज्ञानिक जाल में है जो इस नौकरी के साथ आता है। वो जाल कैसे काम करता है? अगर हम इस रैट रेस का विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि लोग मुख्य रूप से दो मानवीय भावनाओं के कारण इस नौकरी के अंतहीन चक्र में फंस जाते हैं। डर और लालच। बिल्कुल। कल्पना कीजिए एक युवा की जिसे कॉलेज के बाद पहली नौकरी मिलती है। तो सबसे पहले उसके मन में डर आता है कि पैसे खत्म हो जाएंगे या बिल नहीं चुका पाएगा। और यह डर ही उस इंसान को हर सुबह उठकर काम पर जाने के लिए मजबूर करता है। फिर जब महीने के अंत में सैलरी मिलती है तो दूसरी भावना हावी होती है, यानी लालच या इच्छा। सही कहा। हाथ में पैसा आते ही इंसान उन सभी चीजों के बारे में सोचने लगता है जो वह खरीद सकता है, जैसे एक नया फोन या ब्रांडेड कपड़े या फिर छुट्टियों पर जाना। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये चक्र और भी बड़ा होता जाता है। जब उस युवा की सैलरी बढ़ती है तो वो एक नई कार ईएमआई पर ले लेता है। फिर शादी होती है तो एक बड़े घर के लिए भारी भरकम होम लोन ले लिया जाता है। अब उस लोन और ईएमआई को चुकाने के लिए
उसे हर हाल में अपनी नौकरी बचानी होती है। अब वो अपने बॉस से डरने लगता है और वह रिस्क लेने से घबराने लगता है। उसके खर्चे इतने बढ़ चुके हैं कि उसे अपनी जीवन शैली बनाए रखने के लिए और ज्यादा सैलरी की जरूरत महसूस होती है। वह और कड़ी मेहनत करता है, प्रमोशन पाता है और फिर अपने खर्चे और बढ़ा लेता है। और ये अंतहीन चक्र, नौकरी करना, सैलरी पाना, खर्चे बढ़ाना और फिर उन खर्चों को पूरा करने के लिए और ज्यादा पैसे के लिए काम करना, यही असल में रैट रेस है। इंसान एक पहिए पर दौड़ते हुए चूहे की तरह हो जाता है, जो दौड़ तो बहुत तेज रहा है लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। ये तो बहुत ही डरावनी तस्वीर है। तो फिर अमीर लोग इस चक्र को कैसे तोड़ते हैं? क्योंकि वे बहुत जल्दी इस बात को समझ जाते हैं कि समय देकर पैसा कमाना एक सीमित प्रक्रिया है। आखिर एक इंसान दिन में केवल 24 घंटे ही तो काम कर सकता है। बिल्कुल। अगर कमाई केवल समय देने पर निर्भर है तो आमदनी की एक सीमा होगी। इसलिए वो पैसे के लिए काम करना बंद कर देते हैं। इसके बजाय वे अपना पूरा ध्यान ऐसे एसेट्स या संपत्तियां बनाने पर लगाते हैं जो उन्हें बिना उनके सक्रिय रूप से काम किए भी लगातार इनकम देते रहें। मतलब वे एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां उनका पैसा 24 घंटे 7 दिन उनके लिए काम करता है। एकदम सही। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम इस पूरी विचारधारा के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यानी सबसे बड़े नियम पर आ रहे हैं, जो कि है एसेट्स बनाम लायबिलिटीज का नियम। हाँ, ये नियम सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। कहा जाता है कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं। और मजे की बात यह है कि मध्यम वर्ग ये सोचकर लायबिलिटीज खरीदता है कि वे एसेट्स हैं। चलिए इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। आसान शब्दों में एसेट क्या है? एसेट हर वो चीज है जो किसी की जेब में पैसा डाले। उदाहरण के तौर पर किराए पर दी गई कोई संपत्ति या शेयर बाजार में निवेश, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स, कोई अपना बिजनेस, कोई पेटेंट, या आज के डिजिटल युग में एक मोनेटाइज्ड यूट्यूब चैनल भी एक एसेट है। बिल्कुल। और इसकी ठीक विपरीत लायबिलिटी या दायित्व होता है। लायबिलिटी हर वो चीज है जो जेब से पैसा निकाले। इसके कुछ व्यावहारिक उदाहरण क्या होंगे? जैसे ईएमआई पर ली गई एक महंगी कार, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स का कर्ज या महंगी विलासिता की चीजें जिनका मूल्य समय के साथ कम होता जाता है। ये सभी चीजें लगातार आय को दीमक की तरह खाती रहती हैं। बिल्कुल सही कहा। मुझे यहीं पर एक बहुत बड़ी आपत्ति है जो शायद बहुत से लोगों के मन में भी आ रही होगी। बताइए, क्या आपत्ति है? अगर कोई अपना खुद का घर खरीदता है तो पीढ़ियों से हमें यही सिखाया गया है कि अपना घर जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। हाँ, ये बात तो है। अगर लोग घर नहीं खरीदेंगे तो रहेंगे कहाँ? क्या एक घर को पूरी तरह से दायित्व या लायबिलिटी कहना सही है? यही वो बिंदु है जहां सबसे ज्यादा भ्रम पैदा होता है। भावना के स्तर पर अपना घर होना एक सुरक्षा का एहसास देता है, और ये एक बहुत ही सुंदर चीज है। लेकिन अगर हम विशुद्ध रूप से अकाउंटिंग और कैश फ्लो के नजरिए से देखें तो परिभाषा क्या थी? जो जेब से पैसा निकाले। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति एक बहुत बड़ा घर भारी लोन पर खरीदता है तो उसे हर महीने ईएमआई देनी होती है। इसके अलावा घर का मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स और बीमा का खर्च भी होता है। यानी वो घर हर महीने उस व्यक्ति की जेब से एक बड़ी रकम बाहर निकाल रहा है और बदले में कोई नकद आय या कैश इनकम नहीं दे रहा है। इसलिए वित्तीय रूप से वो घर एक लायबिलिटी की तरह काम कर रहा है। मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वे अपना सारा पैसा एक ऐसे घर में लगा देते हैं जो उन्हें कोई इनकम नहीं देता, और फिर वे जीवन भर उस लोन को चुकाने के लिए नौकरी में फंसे रहते हैं। तो इसका मतलब है कि सालों से जिसे सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता रहा है, बैंक से लोन लेकर एक आलीशान घर खरीदना, वो असल में एक बहुत बड़ी वित्तीय भूल हो सकती है। बिल्कुल। और ये सच में पूरी सोच को ही पलट देता है। तो फिर अमीर लोग अपनी जीवन शैली कैसे बनाए रखते हैं? क्या वे कभी बड़े घर या महंगी गाड़ियां नहीं खरीदते? वे बिल्कुल खरीदते हैं, लेकिन उनका तरीका एकदम अलग होता है। वो कैसे? मध्यम वर्ग अपनी मेहनत की कमाई से, अपनी सैलरी से सीधे विलासिता की चीजें या लायबिलिटीज खरीदता है, जबकि अमीर व्यक्ति सबसे पहले अपने पैसों को एसेट्स खरीदने या बनाने में लगाता है, जैसे बिजनेस खड़ा करना या रियल एस्टेट में निवेश करना। जब उन एसेट से मुनाफा या कैश फ्लो आने लगता है तो वे उस मुनाफे का इस्तेमाल करके अपनी महंगी गाड़ियां या बड़े घर खरीदते हैं। यानी उनके शौक उनकी सैलरी से नहीं बल्कि उनके एसेट्स द्वारा उत्पन्न किए गए पैसे से पूरे होते हैं। यही वित्तीय अनुशासन उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। यह एक बहुत ही तार्किक बात है, लेकिन अगर ये गणित इतना ही सीधा और आसान है तो एक बड़ा सवाल ही उठता है कि लोग इसे क्यों नहीं समझ पाते। हाँ, ये एक सोचने वाली बात है। तो पढ़ाते हैं, लेकिन टैक्स कैसे काम करता है, इन्वेस्टमेंट क्या है या पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज किया जाता है, ये कभी नहीं सिखाते।
ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कारण है। वो क्या है? अगर हम शिक्षा प्रणाली के इतिहास पर नजर डालें, तो वर्तमान स्कूली ढांचा औद्योगिक क्रांति के समय विकसित किया गया था। अच्छा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय। हाँ, उस समय कारखानों और फैक्ट्रियों को चलाने के लिए ऐसे मजदूरों और कर्मचारियों की जरूरत थी जो समय पर आएं, नियमों का पालन करें और बिना सवाल किए आदेश माने। और एक तय सिस्टम के अंदर काम करें। स्कूलों को ऐसे ही आज्ञाकारी कर्मचारी तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया था, न कि रचनात्मक विचारक या उद्यमी बनाने के लिए। मतलब पारंपरिक स्कूली शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आज भी लोगों को एक अच्छा कर्मचारी बनना सिखाना है, एक अच्छा नियोक्ता या निवेशक बनना नहीं। ये बहुत ही गहरी बात है। इसका मतलब है कि स्कूल हमें किसी और के लिए काम करना सिखाते हैं, खुद के लिए नहीं। बिल्कुल, और इसीलिए इस विचारधारा में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि एक बड़ी सैलरी से ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल एजुकेशन या वित्तीय शिक्षा। हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग लॉटरी जीतते हैं या अचानक कोई बड़ी संपत्ति पाते हैं, वे कुछ ही सालों में वापस गरीब हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास पैसे को संभालने की समझ नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति बहुत सारा पैसा कमाता है लेकिन उसे ये नहीं पता कि पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए, तो वो पैसा बहुत जल्दी हाथ से निकल जाता है। वित्तीय साक्षरता के बिना कमाया गया धन कभी टिकता नहीं है। और इसी वित्तीय साक्षरता से जुड़ा है अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, माइंड योर ओन बिजनेस या अपने काम से काम रखो। ये वाक्य रोजमर्रा की बातचीत में तो बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब बिल्कुल अलग है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनकी नौकरी या उनका पेशा ही उनका बिजनेस है। उदाहरण के लिए, अगर किसी बैंकर से पूछा जाए कि उसका बिजनेस क्या है, तो वो कहेगा मैं बैंकिंग में हूँ। लेकिन असल में वो उसका पेशा है, वो बैंक का मालिक नहीं है। सही कहा। जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा होता है, तो वो वास्तव में उस कंपनी के मालिक के बिजनेस को बढ़ा रहा होता है। वो मालिक के एसेट कॉलम को मजबूत कर रहा होता है। ये विचारधारा स्पष्ट करती है कि एक नौकरी सिर्फ खर्चे पूरे करने का एक जरिया है, एक इनकम है। लेकिन असली बिजनेस वो है जो व्यक्ति का अपना एसेट कॉलम है। और अपना बिजनेस करने का मतलब ये नहीं है कि तुरंत अपनी वर्तमान नौकरी से इस्तीफा दे दिया जाए और कोई दुकान खोल ली जाए। तो फिर इसका व्यावहारिक मतलब क्या है? एक आम नौकरी पेशा इंसान अपना बिजनेस कैसे माइंड कर सकता है? इसका मतलब है कि दिन के 8 घंटे अपनी नौकरी को देने के बाद जो समय और पैसा बचता है, उसे अपने एसेट कॉलम को मजबूत करने में लगाया जाए। जैसे एक साइड बिजनेस शुरू करना या शेयर बाजार को समझना, इंडेक्स फंड्स में नियमित निवेश करना या नई नई स्किल्स डेवलप करना। यही पैसिव इनकम बढ़ाने का असली रास्ता है। पैसिव इनकम यानी वो पैसा जो तब भी व्यक्ति के खाते में आता रहे जब वो सो रहा हो या छुट्टियों पर हो। नौकरी बिल चुकाने के लिए है, लेकिन एसेट कॉलम पीढ़ियों की संपत्ति बनाने के लिए है। ये बहुत ही स्पष्ट है। अब एक ऐसे विषय की ओर चलते हैं जो अक्सर लोगों को बहुत जटिल लगता है, लेकिन संपत्ति के निर्माण में इसकी भूमिका सबसे बड़ी होती है। टैक्स का खेल और कॉरपोरेशंस का रहस्य। हाँ, ये सच में चौंकाने वाला है कि कैसे टैक्स के नियम अमीरों और आम कर्मचारियों के लिए अलग अलग तरह से काम करते हैं। ये शायद पूरी वित्तीय दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कम समझा जाने वाला रहस्य है। चलिए इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक आम वेतनभोगी कर्मचारी है, उसका पैसे का फ्लो कैसे काम करता है? वो पूरे महीने कड़ी मेहनत करता है, उसे सैलरी मिलती है। लेकिन सैलरी उसके हाथ में आने से पहले ही सरकार उस पर अपना हिस्सा यानी टैक्स काट लेती है। अब जो पैसा बचता है उसी से उसे अपने सारे खर्चे पूरे करने होते हैं, घर का किराया, राशन, बच्चों की फीस। और अगर उसे अपने काम के लिए एक नया लैपटॉप खरीदना हो, तो वो अपनी उसी बची हुई सैलरी से टैक्स कटने के बाद के पैसे से वो लैपटॉप खरीदता है। बिल्कुल। लेकिन अमीर लोग या कंपनियों का फ्लो एकदम उल्टा होता है। वो कैसे? एक कंपनी पहले पैसे कमाती है, फिर वो अपने सारे जरूरी खर्चे निकालती है। यानी उसे एक्सपेंसेस डिडक्ट करने की कानूनी छूट होती है। अगर कंपनी को लैपटॉप खरीदना है या कोई गाड़ी खरीदनी है जिसे बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाना है, तो वो पैसा कंपनी की कुल कमाई में से पहले ही घटा दिया जाता है। और सबसे अंत में जो थोड़ा बहुत मुनाफा बचता है, कंपनी केवल उसी पर टैक्स देती है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। इसका मतलब है कि एक कर्मचारी पहले टैक्स भरता है और फिर बचे हुए पैसे पर गुजारा करता है, जबकि एक कंपनी पहले अपने सारे शौक और खर्चे पूरे करती है और सिर्फ बचे खुचे हिस्से पर टैक्स देती है। एकदम सटीक। ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है, बल्कि ये वो कानूनी ढांचा है जिसे सरकारों ने व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ही बनाया है। अमीर लोग इसी ढांचे का इस्तेमाल करके अपनी संपत्ति की रक्षा करते हैं। ये वित्तीय ज्ञान का एक ऐसा स्तर है
जो आम लोगों की पहुंच से अक्सर दूर रहता है। लेकिन अमीरों के लिए ये सबसे बड़ा हथियार है। ये जानकारी तो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि वे अपने करियर को और अपनी नौकरी को किस नजरिए से देखते हैं। अक्सर होता यह है कि जब लोग नौकरी तलाशते हैं तो उनका पूरा ध्यान सिर्फ सैलरी के आंकड़े पर होता है। जहां 20% ज्यादा हाइक मिला, लोग वहीं चले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही शानदार विचार प्रस्तुत किया गया है, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। यानी कमाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए काम करें। यह एक बहुत ही दूरदर्शी सोच है। छोटी अवधि में एक बड़ी सैलरी बहुत आकर्षक लग सकती है, लेकिन लंबी अवधि में जो चीज वास्तव में सफलता तय करती है वो सैलरी नहीं, बल्कि इंसान के द्वारा सीखी गई स्किल्स होती हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी फास्ट फूड चेन में बर्गर बनाने का काम करता है। अगर वो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है तो वो पूरी जिंदगी बर्गर ही बनाता रहेगा। लेकिन अगर वो सीखने के लिए काम कर रहा है तो वो ये देखेगा कि वो चेन अपनी इन्वेंट्री कैसे मैनेज करती है, अपनी मार्केटिंग कैसे करती है और अपने कर्मचारियों को कैसे संभालती है। यानी वो पूरे सिस्टम को समझ रहा है। बिल्कुल। जीवन में जो स्किल सबसे ज्यादा काम आती हैं वे हैं सेल्स, कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग, मार्केटिंग और लीडरशिप। ये ऐसी क्षमताएं हैं जो किसी भी उद्योग या किसी भी देश में हमेशा मूल्यवान रहती हैं। जो इंसान ये सीख लेता है कि किसी उत्पाद को कैसे बेचना है या लोगों से कैसे संवाद करना है, वो कभी भूखा नहीं रह सकता। जी रहे हैं क्योंकि वे सिर्फ बेस्ट राइटिंग ऑथर हैं। लेकिन